नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती आजाद। खबरों का रुख कर लेते हैं। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर बीजेपी पदाधिकारियों की अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में जम्मू कश्मीर का माहौल काफी बदला है और सामान्य स्थिति के साथ विकास कार्यों में तेजी आई है। उन्होंने खास तौर पर युवाओं में आए बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि आज कश्मीर का युवा विकास और प्रगति के नए अवसरों को लेकर बेहद महत्वाकांक्षी है। जितेंद्र सिंह ने लेवेंडर की खेती और बैंगनी क्रांति का उल्लेख किया। वहीं अंतरिक्ष क्षेत्र को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इसे निजी क्षेत्र के लिए खोला गया है और उन्होंने चंद्रयान 3 की उपलब्धि को भारत की वैज्ञानिक क्षमता का प्रमाण बताते हुए कहा कि देश अब अंतरिक्ष क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी भूमिका में और देशों में शामिल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के अहदेदारों की एक मीटिंग थी और इस तरह का मीटिंग का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी में बहुत पहले से इसकी रिवायत है। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के अहदेदारों की एक मीटिंग थी आज श्रीनगर शहर में, और इस तरह की मीटिंग्स की रिवायत रही है। इस जमात में जगह जगह पर इस तरह की मीटिंग्स मुनक्कद की जाती हैं और श्रीनगर में इस मीटिंग का ये सच है कि कुछ अरसा गुजर जाने के बाद मुनक्कद करने का मौका रहा और पिछले गुज़श्ता 12 वर्षों में जब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने इक़्तिदार संभाला है, यहाँ फिजा बदली है। आपने देखा है, आप सही कह रहे हैं। आज ही के दिन ठीक 3 वर्ष पहले 23 अगस्त को चंद्रयान समुद्र की धरती पर उतरा था। हालांकि दूसरे मुल्कों ने अपनी स्पेस की जर्नी और स्पेस का कार्यक्रम हमसे बहुत पहले शुरू किया था, लेकिन साउथ पोल पर पहुंचने वाले हम पहले मुल्क बने दुनिया। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में संत समाज की ओर से आयोजित एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान संत समाज ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के समर्थन में संकल्प लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वंदे मातरम और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के चलते राष्ट्रगीत का अपमान किया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बार बार चुनाव होने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं, सरकारी संसाधनों पर खर्च बढ़ता है और प्रशासन चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त रहता है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव इन समस्याओं का समाधान कर सकता है और संत समाज का लिया गया संकल्प जल्द पूरा होगा। 1937 में भी अपने अधिवेशन में मुस्लिम लीग के दबाव में तब भी वंदे मातरम को बांटा था और आज भी तुष्टीकरण की नीति के कारण से, अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण से वो वंदे मातरम इसको गाते हुए देवभूमि दिव्य भूमि हरिद्वार की इस पवित्र धरा पर अवधूत मंडल में सभी श्रद्धेय श्रेष्ठ संतजन एकत्रित हुए और एक राष्ट्र एक चुनाव 5 साल में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होना चाहिए, इसका उन्होंने संकल्प लिया और संपूर्ण राष्ट्र में जनता के बीच इस संदेश को पहुंच। और अगली खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में रसोइया के रूप में काम करने वाली 35 लाख से अधिक महिलाओं के मानदेय में 1000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही रसोइयों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ ना पाने वाली महिलाओं को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विधवाओं को मिलने वाली पेंशन अब बढ़कर 1500 रुपए प्रति माह जो है वो कर दी गई है। महिलाओं की ओर से पेंशन समय पर
मिलने की मांग भी रखी गई थी, जिस पर उन्होंने इसे समय से उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार जरूरतमंदों और महिलाओं के हित में फैसले ले रही है। रसोइयों 3,50,000 से अधिक जो हमारी रसोइयाँ हैं, माताएं बहनें ही हैं उसमें, और उनको जब 1,000 रुपये का मानदेय बढ़ाया गया तो वो खुशी से झूम रही हैं। और साथ ही जो शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी और जो रसोइया के रूप में काम कर रही हैं, उनको भी 5 लाख रुपए की कैशलेस सुविधा देने का काम। और अगली खबर आपको श्रावस्ती से बता रहे हैं, जहां के जमनुहा में पीएम पोषण योजना से जुड़े रसोइयों के लिए बड़ी सौगात सामने आई है। अब रसोइयों को 2,000 रुपए की जगह 3,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा और 2 लाख रुपए के सामाजिक सुरक्षा बीमा का लाभ भी मिलेगा। रविवार को तहसील सभागार में रसोइयों के सम्मान समारोह और कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वर्चुअल कार्यक्रम का प्रसारण किया गया, जिसमें मानदेय की बढ़ोतरी की घोषणा की गई। साथ ही वर्दी की वार्षिक राशि 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपए करने का भी ऐलान किया गया है। कार्यक्रम में 3 रसोइयों को मानदेय वृद्धि से संबंधित चेक और कई रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित किए गए। इस दौरान करीब 100 रसोइये, शिक्षा विभाग के अधिकारी और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। और अगली खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं, जहां पर रसोइयों का मानदेय बढ़ाए जाने पर समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया है। मंत्री ने कहा कि रसोइयों का मानदेय 2,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपए किया गया है। इसके साथ ही वर्दी के बजट में बढ़ोतरी, 2 लाख रुपए का बीमा और 5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से रसोइया बहनों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वहीं गुगरापुर में स्कूली बच्चों के आंदोलन को लेकर मंत्री ने कहा कि अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाना अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को किसी भी साजिश या राजनीतिक गतिविधि का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मंत्री ने डीएम के साथ कलेक्ट्रेट में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बातें कही। का हम सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कन्नौज की हमारी बहनें जो रसोइया का काम कर रही हैं, बच्चों को पौष्टिक, स्वच्छ, स्वस्थ भोजन रोज परोस रही हैं, उनका सम्मान आज योगी जी ने किया है। उनका मानदेय 2,000 से बढ़ाकर के 3,000 किया गया है। उनकी वर्दी के लिए अलाउंस बढ़ाया गया है। 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस का प्रावधान किया गया है, कोई दुर्घटना हो जाती है उसके लिए। और सबसे बड़ी बात, अगर बीमार हो जाते हैं, अस्पताल जाना पड़ता है, तो 5 लाख रुपए की व्यवस्था भी की गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में दृढ़ संकल्पित है इस बात के लिए कि शिक्षा को शीर्ष पर। और अगली खबर आपको महोबा से बता रहे हैं, जहां पर पीएम पोषण योजना से जुड़ी रसोइयों के सम्मान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यालय स्थित सेवा योजन कार्यालय में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लाइव प्रसारण के माध्यम से संबोधन हुआ, जिसमें प्रदेश भर की रसोइयों के लिए चलाई जा रही योजनाओं और सौगातों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सदर विधायक राकेश गोस्वामी और आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी समेत कई प्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान रसोइयों को मानदेय बढ़ोतरी, बीमा और सम्मान राशि का लाभ दिए जाने की जानकारी दी गई। साथ ही रसोइयों को 5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा वाले कार्ड भी वितरित किए गए। सरकार की ओर से मिल रही उन सुविधाओं को लेकर रसोइयों में खुशी देखने को मिली और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का आभार भी जताया। अगली खबर आपको पीलीभीत से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से रसोइयों के लिए बड़ी सौगात का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गांधी स्टेडियम में बड़ी संख्या में रसोइया शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण दिखाया गया। मुख्यमंत्री ने रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और 2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा समेत घोषणाएं कई सारी की।
आपको बता दें कि कार्यक्रम में गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार, जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी रोशनी सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान रसोइयों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। मानदेय बढ़ाने की घोषणा पर रसोइयों ने खुशी जताई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। वहीं गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने भी प्रदेश के रसोइयों की ओर से मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा कि हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी पूज्य संत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रसोइया बहनों के लिए 4 योजनाओं से जोड़ने का काम किया। उसमें 5 लाख रुपए तक का कैशलेस, 2 लाख रुपए तक का उनको एक्सीडेंटल बीमा और उनकी साड़ी का जो ड्रेस है उसके पैसे में बढ़ोतरी और मानदेय बढ़ोतरी, ये 4 योजनाओं से उनको सीधे सीधे जोड़ने का काम किया। और मैं इस ऐतिहासिक काम के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य संत योगी आदित्यनाथ जी को सभी पीलीभीत की प्रदेश की रसोइया बहनों की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके इस ऐतिहासिक कार्य ने रसोइया बहनों के चेहरों पर भी कमल की तरह खिला दिया। और अगली खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां पर परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के लिए सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। सहसवान तहसील सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया। इस दौरान रसोइयों के मानदेय में 1000 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी की घोषणा की जानकारी दी गई। अब रसोइयों को 3000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज और 2 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा की सुविधा भी दी जाएगी। वहीं नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में आज यानी 23 अगस्त से धारा 163 लागू कर दी गई है। पुलिस कमिश्नरेट आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ये व्यवस्था 4 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है। धारा 163 लागू होने के बाद जिले में किसी भी तरह से माहौल खराब करने या शांति भंग करने की कोशिश करने वालों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। आगे बढ़ेंगे। गुजरात के कच्छ में जखाऊ तट पर ज्वाइंट पेट्रोलिंग के दौरान संदिग्ध सामान मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। पिंगलेश्वर बीच पे आपको बता दें कि बीच के पास पेट्रोलिंग टीम को एक AIS सिस्टम मिला है। इस उपकरण का इस्तेमाल समुद्र में जहाजों की लोकेशन और गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा मौके से एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी बरामद किया गया है। संदिग्ध सामान मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि AIS सिस्टम और ऑक्सीजन सिलेंडर यहां कैसे पहुंचे और इनका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था। और अगली खबर आपको लखीमपुर खीरी से बता रहे हैं, जहां के एक ब्लॉक में सेमरी गांव में आपको बता दें कि स्वच्छता अभियान की जमीनी हकीकत ने सरकारी दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गांव की सड़कों से लेकर घरों की नालियों तक गंदा पानी भरा हुआ है और जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले करीब 5 महीने से नालियों की सफाई नहीं हुई है, जिसके चलते जल भराव और गंदगी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि गांव में सफाई कर्मचारी की तैनाती नहीं होने से हालात जो है वो बदतर हो रहे हैं। गंदे पानी और नालियों में जमा कचरे के कारण मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है, जिससे मलेरिया, डेंगू समेत कई बीमारियों का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। तस्वीरें आप ये लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाली बंद पड़ी है, यहाँ कोई होता ही नहीं। देखिए रोड के ऊपर पानी भरा है, सब हम लोग निकले के आपस हो रही, घरन में यहाँ पानी उधर जा रहा। कोई सफाई कर्मी नहीं आ रहा, कुछ सफाई नहीं करे। वो देखो सब पड़ा है इसे एकदम से नहीं। क्या समस्या हो रही है? अरे यही समस्या, नाली उली साफ हो जाए, पानी नहीं आ दूसरे के द्वारे ना जाए है, निकलना मुश्किल चाहला, कितना कीचड़ होते हैं, मच्छर बहुत लागत है, ना कोई सफाई है ना कुछ। बिल्कुल, आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में ब्लॉक रमियापेट क्षेत्र के ग्राम सभा सेमरी के गांव सेमरी में खड़े हुए हैं,
यहाँ की जो साफ सफाई को लेकर के लगातार जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके सख्त आदेश हैं कि जो है गांव में कोई जो है जल भराव न हो और ना जो है गांव में जल का जो है रुकना चाहिए, क्योंकि मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है इस वक्त जो है बीमारी, जिससे जो है ग्रसित बीमारियों से लोग जो है वो हो जाते हैं। इस वजह से सरकार का लगातार जो है आदेश है कि किसी भी गांव में किसी भी सड़क पर पानी जो है रुकाव न किया जाए, उसका जो है निकास का व्यवस्था की जाए। लेकिन यहाँ जब हम पहुँचे सिमरी गांव में तो यहाँ जो है सब कुछ उलट ही देखने को मिला है, क्योंकि जो पानी है वो सड़कों पर जो है भरा हुआ है, नाली जो है गांव की वो सब जो है ऊपर से बच जा रही हैं, कीचड़ सब भरा हुआ है, सब रोड पर ले जो है परेशान है लोगों का जो है बहुत बड़ा आरोप था कि इस तरीके की जब साफ सफाई पे जो उत्तर प्रदेश के और देश के प्रधानमंत्री हैं वो लगातार जो है अधिकारियों को जो है साफ सफाई के निर्देश देते हैं और खुद जो है सफाई अभियान को लेकर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो सफाई स्वच्छता अभियान को लेकर झाड़ू लेकर के रोडों और ऑफिसों में लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, इसका जो है उनके पर कोई फर्क नहीं दिख रहा है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री वो जो साफ सफाई पे इतना जो है ध्यान दे रहे हैं, लेकिन गांव में इस तरीके के जल भराव और नालियों में कीचड़ जमा होना एक बहुत बड़ी बात जो है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है इनसे। जी, क्या नाम है आपका? क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये सब कीचड़ से नहीं भरी है, पानी देखो सब सड़क के ऊपर बहाव गए रहा, यहाँ मच्छर सच्छर सब घर तक का एकदम भरत ही जाए। बताओ ये गंदगी अच्छी बात है? सरकार तो लगातार जो है सरकार करते हैं तो, लेकिन सरकार हुआ बैठे हुआ है एक और यहाँ है कई, यहाँ कोई काम करते हैं? कौन काम कर रहे हैं बताओ? कौन अधिकारी आवाज देखी थी सफाई की? सरकार से क्या मांग करते हो आप? सरकार से मांग हम यही करते हैं, ये नाला जो है सही सलामत किया जाए, कीचड़ कीचड़ नहीं होना चाहिए, रोड पे पानी नहीं आना चाहिए। ये कितने दिनों से ऐसा जो है लगभग करीब 3-4 महीने साइकिल की हड्डाबारी नहीं हो रही है। बिल्कुल, जैसे इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि 4 महीने से लगातार जो है इस तरीके की जो है सफाई अभियान यहाँ नहीं हुआ है, जिसको लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा जो है आक्रोश और इसकी जो है सफाई की जो है मांग कर रहे हैं। और अगली खबर आपको कौशाम्बी से बता रहे हैं, जहां पर कोखराज थाना क्षेत्र में शनिवार रविवार देर रात पुलिस और शातिर चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि उसके 3 साथियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के जेवरात, नकदी, तमंचा और वारदात में प्रयुक्त फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद की है। घायल आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल मंझनपुर भेजा गया है। और साथ ही साथ ये तस्वीरें भी आप यूपी के कौशाम्बी से देख रहे हैं। जनपद कौशाम्बी के थाना कोखराज की पुलिस टीम तथा एसओजी और सर्विलांस की टीम को एक सफलता प्राप्त हुई है। इसमें जो विगत कई माह में थाना क्षेत्र कोखराज के भरवारी और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो नकबजनी की घटनाएं हुई थी, उस पर टीम्स पहले से काम कर रही थी। कल टेक्निकल सर्विलांस और मैनुअल इनपुट था कि ये जो घटनाओं को अंजाम देने वाला गिरोह है, ये पुनः जो है इस क्षेत्र में एक्टिव हो सकता है। इसके आधार पर बदमाशों के घटनाओं को अंजाम देने से रोकने के लिए पूरे जनपद में चेकिंग एक अभियान चलाया गया था। इसी दौरान जो है वो एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में जो है वो गिरफ्तार घायल अवस्था में गिरफ्तार हुआ है। जब इन बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई तो उसमें से जो पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ सूक्ष्म फायरिंग की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में एक बदमाश जो अलीशान नाम का है, ये थाना संदीपन घाट की गंसरी का रहने वाला है, इसके एक पैर में गोली लगने से घायल हुआ है तथा इसके जो 3 अन्य साथी हैं मशरूर, प्रदीप और दीपक, इनको। और अगली खबर आपको झांसी से बता रहे हैं, जहां के टहरोली क्षेत्र के रामपुरा गांव में गौशाला से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों को हैरान कर दिया है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में कथित तौर पर मृत गौवंश को ट्रैक्टर से बांधकर घसीटते हुए ले जाते हुए देखा जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद गौवंश को आराध्य मानने वाले लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि मृत गौवंश के साथ इस तरह का व्यवहार बेहद अमानवीय है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद गौशाला प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
और पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र के दौलतपुर पट्टी गांव में मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। आरोप है कि घर के बाहर गाली गलौज को लेकर शुरू हुए विवाद में दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और सरिये चले। बीच बचाव करने पहुंचे बुजुर्ग गंगाराम के पेट में सरिया घोंपने का आरोप है। इस दौरान उनके परिजनों के साथ भी मारपीट की गई, जिसमें कई लोग घायल हुए। पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पुलिस पर निष्पक्ष जांच नहीं करने और एक तरफा कार्रवाई करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। और चलिए अगली खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां के गौतम बुद्ध नगर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत का मामला सामने आया है। घटना बादलपुर थाना क्षेत्र की है, जहां 18 अगस्त को विश्रौली गेट के पास स्कॉर्पियो ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर पीछे बैठे करीब 44 वर्षीय योगेंद्र शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए शारदा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 20 अगस्त को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के भाई की तहरीर पर बादलपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मामले में बीएनएस की धारा 281 और 106(1) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज, हादसे में शामिल वाहन और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। सफदरजंग थाना क्षेत्र में हाईवे से बरियारपुर गांव जाने वाली सड़क पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। कार में सवार बरियारपुर निवासी 43 वर्षीय आपको बता दें कि राज नारायण वर्मा आग में जिंदा जल गए। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि वह स्टाम्प विक्रेता थे और जानकारी ये मिली है कि रविवार सुबह अपनी मां से मिलने के लिए वो गांव जा रहे थे, तभी ये बड़ा हादसा हुआ। और अगली खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां के सदना थाना क्षेत्र के शिवपुरी गांव में 5 दिन से लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ब्रजेश नाम का युवक 19 अगस्त की सुबह करीब 4 बजे घर से निकला था, लेकिन इसके बाद वो वापस नहीं लौटा। परिजनों की तलाश के बीच आज गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर गन्ने के खेत में आपको बता दें कि यूकेलिप्टस के पेड़ से युवक का शव वो लटका हुआ मिला। शव मिलने की सूचना पर इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अगली खबर आपको गोंडा से बता रहे हैं, जहां पर बाढ़ प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देश पर तरबगंज तहसील के बाढ़ प्रभावित जबरनगर और गढ़ी गांव में आपको बता दें कि 11,000 से अधिक परिवारों को राहत सामग्री की किट वितरित की गई। इस दौरान तरबगंज विधायक प्रेम नारायण पांडे और मुख्य राजस्व अधिकारी रिंकी जायसवाल, एसडीएम प्रदीप कुमार सिंह और जिला आपदा विशेषज्ञ राजेश श्रीवास्तव मौजूद रहे। अधिकारियों ने गांव-गांव पहुंचकर बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं व जरूरतों की जानकारी ली। आज हम राजस्व टीम के साथ एली परसोली गांव का निरीक्षण किया गया, तो जलस्तर घटा है वर्तमान में। आज हमारे यहाँ राहत सामग्री के वितरण किए गए हैं, लंच पैकेट भी बांटे जा रहे हैं और मेडिकल टीम भी पूरी तरीके से तैनात है और जगह जगह दवाइयाँ, क्लोरीन के टैबलेट्स वगैरह का भी वितरण किया जा रहा है। नावें संचालित है, जो कोई कस्बे मजरा डिस्कनेक्ट है उनसे प्रभावी आवागमन सुचारू रूप से संचालित होने के लिए, और हम पूरी कोशिश में है कि कहीं कोई दिक्कत ना आए और हम यथावत ऐसे ही बाढ़ के इस विपरीत समय में हम लोग प्रतिबद्ध हैं सहायता पहुंचाने के लिए।
और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से एक गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत का मामला सामने आया है। शहर के एक निजी अस्पताल में महिला का इलाज गर्भवती होने से पहले से चल रहा था। आपको बता दें कि मृतका के परिजनों ने डॉक्टरों पर गलत इलाज और गलत दवा देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों की शिकायत के बाद रामनगर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल महिला की मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। मामले को लेकर मृतका के पति और बहन समेत परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। देखिए, जब ये इंसिडेंस हुआ तो कल से ही ये परिवार जो है लगातार मेरे कांटेक्ट में है और कहां पर पुलिस स्टेशन से लेकर के हॉस्पिटल तक कहां क्या क्या हो रहा था, कितनी इन परिवारों वालों को परेशानी हो रही थी, ये किस मानसिकता से गुजर रहे थे, मैं उसकी गवाह हूं। क्योंकि किसी परिवार में, जिस परिवार में खुशियां आने वाली थी और अचानक उस परिवार में मातम फैल जाता है तो उसके परिवार का एक एक सदस्य ये समझ नहीं पाता कि करना क्या है। मैं बहन हूँ, उसकी बड़ी बहन हूँ, पार्वती का मैं बहन हूँ। मैंने क्या, पूजा वाघ बोल रही हूँ मैं। मेरी छोटी वाली बहन है वो, उसको सवेरे दवाखाना लेके गए थे। वो तो शुरू से उसके पास इलाज चालू था। उसे मालूम रहना चाहिए कि खून कम है या नहीं है या बीपी बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, उसको इलाज करना चाहिए था। मैडम पहले बोले कि ब्लड कम है, फिर हम लेके मैं गया ब्लड चढ़ाने के लिए। 10 बजे लेके गया, अच्छा खासा लेके गया, अच्छी खासी बोल रही थी, हर चीज अच्छा खासा था। आपने उनको कब एडमिट किया और कैसे एडमिट किया? इसके पहले आपने उनके ऊपर क्या उपचार किया? उनको एडमिट नहीं किया था, मैं गया था, ब्लड मैडम बोली कम है, तो फिर मैं लेके गया था उनको। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।